तो ये आपको करना है। अब हम आ जाते हैं मेथड ऑफ इमेजेस। और मेथड ऑफ इमेजेस में आपके दो बेसिक प्रॉब्लम है जो आपको एग्जाम में भी आता है, उनमें से कोई एक आ जाएगा। और आपके सिलेबस में भी दो ही दिया है, दैट इज अ प्लेन, कंडक्टिंग प्लेन आपका है, उसके लिए मेथड ऑफ इमेजेस का प्रॉब्लम, एक है आपका स्फीयर का केस के लिए। तो प्लेन का केस और स्फीयर, ये दो केसेस हैं। तो वी विल ट्राई टू डिस्कस बोथ ऑफ देम टुडे ओनली, और इस यूनिट को हम खत्म कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट यूनिट दैट इज वर्क डन बाय चार्जेस उस पर जाएंगे। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ द, पहला केस हम करेंगे प्लेन का, ठीक है। So let me draw the diagram first. That is, there is a, use a different color. Let us use black color for sheet. So there is a sheet. Sheet is very thin. So the sheet is very thin, means आपको जो दिख रहा है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर एक्सेस में प्लेन है, बट थिकनेस इसकी बहुत कम है। एंड दिस इज योर सेंटर, जो सेंटर पे हम इसको ओरिजिन ओ मान के चलेंगे, वहीं से हम सारे मतलब एक्सेस या कोई डिस्टेंस उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। एंड देन वी हैव चार्ज। अच्छा एक चीज और, दिस शीट इज मेटेलिक एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन ग्राउंड इट। तो हमने इस शीट को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया है। तो ग्राउंडेड है मींस, ग्राउंडेड का मींस क्या है, इसका शीट, इस शीट पे थ्रू आउट एनीवेयर यू गो ऑन द शीट, हाउ मच पोटेंशियल यू विल फील, जीरो। तो ग्राउंडेड मींस द होल ऑफ द शीट, आपने एक पॉइंट को बस कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से, बट पूरा का पूरा शीट आपका जीरो पोटेंशियल पे चला गया है। सर टॉपिक का नाम मेथड ऑफ इमेजेस, मेथड ऑफ इमेजेस, or image you can say. Let me write also method, it's a method of images, means charge का image form होना। So let us assume there is a charge plus q and it is at a distance d from the sheet, और perpendicular distance पे है, ठीक है, d। and what you have to do is you have to find the potential somewhere here, which is say point P, means you have to find PP. Mute yourself. Let me check who is. Sachin. So you have to find the potential due to this system arrangement। एक अरेंजमेंट है जिसमें आपके पास एक शीट है जो ग्राउंडेड है और एक चार्ज है जो प्लस क्यू है, which is at a distance d, and you are required to find the potential at this point from this origin with respect to this origin. So this is r, ठीक है। हम इसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें एक्स वाई में ही करना है ज्यादा, या आप उसको थ्री डायमेंशन में भी जा सकते हो उस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए। मींस ये जो पॉइंट है वो एक्स वाई जेड वैल्यू पे है, और इसको हमने एक रेडियल डायरेक्शन यानी आर से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, विच इज नथिंग बट योर पोजिशन वेक्टर, ओके। और ये इस जो क्यू प्लस क्यू है, दिस इज एक्चुअली एट अ पॉइंट डी 0 0, यानी मैंने क्या लिया, इस एक्सेस को x लिया है, इसको मैंने y, इसको मैंने z लिया है, अच्छा कॉपी मैंने z लिया, इसको मैंने लिया है y। तो ये मेरा एक्सेस कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो मेरा चार्ज एट अ डिस्टेंस d एंड इट इज नॉट इन y डायरेक्शन, नॉट इन z डायरेक्शन, वो d सिर्फ x पे लाई कर रहा है, ठीक है, क्लियर। इट इज रियल, रियल चार्ज है ये।
एक्चुअली हमने चार्ज रखा है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली ये एक मेटल शीट है, और जब कोई चार्ज मेटल शीट के पास आएगा या मेटेलिक सिस्टम के पास आएगा, तो व्हाट विल हैपन, चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूस होगा, वो कहीं अलग से नहीं आएगा, वो होगा इसी शीट के ऊपर। यानी इसी शीट में व्हाट विल हैपन, if you have free charges, and metal will also always have a free charges, उसके पास free electrons मूव करते रहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, वो इधर उधर भी मूव कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, एंड if you apply electric field, then it will means they will place themselves in such a way, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको आपने रखा है, तो उसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, so there will be non uniformity distribution of your free charges within the metal sheet। तो यहाँ पे जब मैं ये पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फेस ये वाला है, इस फेस पे ऑब्वियसली इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे क्लोज टू दिस। And someone has unmuted, please mute yourself, please mute yourself। Okay, so negative charges will appear, and this potential which you are finding at this point, which is at a distance r, position vector from the center, this is not only due to this positive charge, but it will have certain effect due to the induced charges also, ठीक है। अब induced charge होंगे कितने, वो कैसे प्लेस्ड होंगे, इसका हमें कोई अभी आइडिया नहीं है। अगर इसका आइडिया हमें लग जाता है, तो फिर हमें मेथड ऑफ इमेजेस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या तरीका होगा, ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज पोटेंशियल कितना है, ड्यू टू एनी चार्ज डेंसिटी विच वी नो वेरी वेल, अगर हमें पता चल जाता है तो हम चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे और उससे कितना पोटेंशियल यहाँ हो रहा है, और दोनों को ऐड कर देंगे या सबट्रैक्ट कर देंगे, वॉट एवर हाउ यू गेट एट दिस। हेलो ओके, हाँ बोलो, कोई पूछ रहा था। सर, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। कैसे पता, हम्म? कैसे पता, हमें कैसे पता, ये वही पूछ रहा हूँ मैं। सर मान लो क्यू पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब ये मेटल शीट पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी मैग्नीट्यूड में अट्रैक्टिव होंगे इधर साइड में। कैसे पता, कोई तो एक रीजन होगा ना। सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसमें तो कितने चार्ज हैं उस पे तो हम फिक्स ही नहीं हो सकते ना, कि उसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे हैं, लेकिन जितने क्यू थे उतने ही क्यू यहाँ पे आके प्लेस होंगे, उसको भी हम श्योरली नहीं जानते हैं, नहीं कह सकते ना, ये कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि माइनस क्यू चार्ज इसमें जनरेट हो जाता है। अब डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी कैसा होगा उसका, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगा, नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगा, कितने डिस्टेंस तक वेरी करेगा, कहां तक जाके वो चार्जेस प्लेस होंगे और कहां पे नहीं होंगे, दिस आल्सो वी डोंट नो एग्जैक्टली। नॉन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन कहां तक होगा, जेड एक्सिस में कितने डायरेक्शन तक होगा, वाई में कितने डायरेक्शन तक होगा, वी डोंट नो दीज थिंग्स। नहीं सर पता, चार्जेस के ये जो चार्ज हमने प्लस क्यू रखा है इसके नियर पे ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। वो तो ठीक है, मैं सारी चीजें वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें
जो रो है ना, रो का एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता है, इसीलिए प्रॉब्लम होगा कि वीपी की वैल्यू निकालने में हमें रो नहीं पता है, तो हम क्योंकि वीपी की प्रॉब्लम क्या है, वीपी अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस से जनरेट हो रहा है, किसी पोटेंशियल किसी पॉइंट पे सिस्टम ऑफ चार्जेस से जनरेट हो रहा है, तो आप क्या इंटीग्रेशन 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो 1/r और डीवी। अगर कोई रो है या सरफेस चार्ज है व्हाटएवर, अगर सरफेस चार्ज है तो डीए से मल्टीप्लाई करो, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो डीवी से मल्टीप्लाई करो, और अगर लीनियर चार्ज है तो उसे डीएल से मल्टीप्लाई करो 1/r। यही तो फंक्शन हमें इंटीग्रेट करना होता है, लेकिन अगर रो पता होगा तभी तो मैं कर पाऊंगा। और बिकॉज व्हाई वी डोंट नो रो, बिकॉज इफ द डी, जो आपने डी लिखा है ना, ये पॉजिटिव चार्ज कितने डिस्टेंस पे होगा वो उसके डेंसिटी को वेरी करता रहता है। ज्यादा क्लोज होगा तो डेंसिटी विल बी डिफरेंट, दूर जाएगा तो डेंसिटी विल बी डिफरेंट। सो व्हाई दिस डेंसिटी इज नॉट फिक्स्ड। मेटल के केस में इजी नहीं है, तो जितना क्लोज होगा जितना दूर जाएगा उससे बहुत मैटर करेगा उसके डेंसिटी पे। यानी जब इंटीग्रेट करोगे डेंसिटी को, तो आपको शीट पे हो तो शीट पे इंटीग्रेट करने के लिए आपको वाई और जेड एक्सेस में जाना पड़ेगा, तो आपको कितने डिस्टेंस तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है, इन्फिनिटी से कम जाना है, या बिल्कुल जीरो पे फिक्स करके रखना है। तो हम क्या करते हैं, एक बहुत सिंपल कंडीशन आपके पास गिवन है कि ये प्लेट जो है ना आपका ग्राउंडेड है, तो व्हाट यू कैन assume कि let us put a imaginary charge, let me make it with blue so that it is negative, और at a distance d, same distance, जितना वो चार्ज इस तरफ था उतना ही मैंने यहाँ रखा, और यहाँ पे मैंने एक माइनस क्यू कह सकते हो, ऑब्वियसली वो माइनस क्यू ही आएगा, बट माइनस क्यू अभी लेने का रीजन सिर्फ इतना है, विच मीन्स इट इज प्लेस्ड एट माइनस डी 0 एंड 0, ये इसकी पोजीशन की वैल्यू, मतलब पॉइंट की वैल्यू माइनस डी 0 एंड 0, ये प्लस डी 0 एंड 0। व्हाट वी कैन से कि हम मेटल पे कहीं पे भी बैठे हों, इस पे कितना इंड्यूस हुआ है उसकी अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहते कि कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, बट पोटेंशियल इज जीरो थ्रू आउट, कहीं पे भी चले जाओ पोटेंशियल जीरो है। तो अगर मैं दूसरा चार्ज माइनस चार्ज प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, और जब मैं किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालूंगा using these two charges, which is imagined and this is real charge, this is imagined and this is real charge, the potential I will get zero। इस पे तो हम एग्री कर सकते हैं, यस सर, है ना। इमेज चार्ज सिर्फ एक हमारे प्रॉब्लम को इजी कर देता है, बिकॉज पॉइंट चार्ज से काम करना ज्यादा इजी है rather than डेंसिटी। अगर डेंसिटी फंक्शन पता है देन इट इज ओके, अदरवाइज इट इज इजियर टू डू इन दिस वे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमने क्या किया, एक माइनस यहाँ, अब यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालना चाहो तो ये डी डिस्टेंस पे, ये डी डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव देगा एक नेगेटिव देगा, नेट वैल्यू जीरो आएगी। इस पॉइंट पे भी अगर हो तो डिस्टेंस विल बी सेम दोनों चार्जेस के, इस शीट से अगेन द पोटेंशियल विल बी जीरो। तो थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द प्लेट, द पोटेंशियल विल बी जीरो इफ यू डिफाइन इन दिस वे। आपको डेंसिटी नहीं भी पता था, आपने इस तरीके से करोगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व, तो इजी है। अब जब वीपी में निकालूंगा तो वीपी विल हैव टू टर्म्स, one term is something which because potential at this point due to this minus q, and the potential at point p due to plus q. So let us have certain dimension, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं r minus d, एंड इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं r plus d। ये जो डिस्टेंस है ना दैट इज r plus d, वेक्टर टर्म में, हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर रहे, वेक्टर के फॉर्म में ऐड करेंगे, ठीक है। अभी क्लियर है? हाँ बोलो। डाइपोल बन गया ना ये तो। अब डाइपोल बन गया या नहीं बना, हम उस पे क्यों जाए डाइपोल ही बन गया, ठीक है। डाइपोल पर तो हमने फाइंड आउट कर रखा है। किस लग रहा है? हाँ तो अभी देखो एग्जाम में अगर मेथड ऑफ इमेजेस आते हैं, फिर ये डायग्राम बनाने के बाद बोलते हो वी नो द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज दिस वन, आई कैन राइट डायरेक्टली दिस फंक्शन एंड दिस इज माय आंसर। So teacher will also give, yes, it is for 10 marks, but you know the dipole problem, so I will give you 2 marks. Clear? Yes, sir.
डाइपोल है, कोई डाउट नहीं, जो फंक्शन आएगा वो डाइपोल की तरह आएगा, इट्स ओके, बट लेट अस सॉल्व नाउ, वी विल फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। डाइपोल वाला ही केस है, बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे उसे, ठीक है, हम ऐसा नहीं लिख देंगे कि डाइपोल का हमें पता है तो हम ये लिख देते हैं। वी आर डूइंग मेथड ऑफ इमेजेस, तो हम मेथड ऑफ इमेजेस के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। बाकी मैंने डिटेल में जो लाइन बोली ना कि हमें पोटेंशियल नहीं पता होता है, नहीं सॉरी, हमें चार्ज डेंसिटी नहीं पता होता है, हमारा मेटल सिस्टम है, तो वो सारी चीजें मैंने नोट्स में लिख दी हैं, तो यू कैन रीड आउट फ्रॉम देयर, कोई दिक्कत नहीं। सो डायरेक्टली वी गो टू द डेरिवेशन, वी विल राइट वीपी। वीपी की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड क्यू, अच्छा माइनस क्यू हमने कैसे डिफाइन किया ये क्लियर है, बिकॉज द पोटेंशियल ऑन दिस प्लेट इज 0, सो आई कैन डू दिस अरेंजमेंट एंड दैट विल आल्सो गिव मी द सेम पिक्चर। तो पिक्चर मतलब जो हम कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, हमने जो सिस्टम डिफाइन किया है उस सिस्टम में कुछ गड़बड़ नहीं किया है। इफ आई डिफाइन माइनस क्यू एट अ डिस्टेंस डी ऑपोजिट टू दिस प्लेट, तो उससे कोई मेरे सिस्टम में चेंजेस नहीं हो रहा है। आर माइनस डी, यहाँ पे तो माइनस क्यू है तो इसको मैं माइनस लिख देता हूँ, माइनस क्यू, ऐसे प्लस लिख करके यहाँ माइनस क्यू डाल सकते हो, आर प्लस डी, ठीक है। एंड आर माइनस डी, वैसे डाइपोल के लिए ये डेरिवेशन आप यूज कर सकते हो, डाइपोल का जो मैंने केस आपको दिया है। नाउ दिस वी विल राइट इन टर्म्स ऑफ योर कार्टेशियन पॉइंट वैल्यू, जो आपके डायमेंशंस है ना एक्स वाई, उसी के फॉर्म में लिखेंगे। तो आर माइनस डी यानी ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को लिखने का तरीका क्या होगा, x minus t माइनस डी plus y minus 0, that is y square, and z minus 0, that is z square. Similarly you have r plus d, ऐसे आप लोगों को ये पता ही होगा, बट फिर भी अगर if you want to write, that is x plus t whole square plus again that is y square and z square, ठीक है। So vp will be, you put all these values, 4 pi epsilon naught और आपका q divided by this root term माइनस q डिवाइडेड बाय दिस रूट टर्म, रूट में आपका वही है x प्लस माइनस डी होल स्क्वायर वाला टर्म प्लस y स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर, हियर यू हैव x प्लस डी स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, सो दिस इज योर पोटेंशियल, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं लिख सकते हैं इसमें, इसको कोई और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट आवर एम इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड which is minus del of v। कैसे स्क्रॉल करिए पूरी लिखना, क्या ये, एक सेकंड, ये हल्का सा स्क्रॉल अप कर दिए, ये, हाँ सर, बस बस बस, ठीक है। सो नाउ वी कैन फाइंड e, यू कैन डू इन रेडियल, जो आप नॉर्मली रेडियल और उसमें करते हो एजिमुथल एंगल, या जिसको कहते हो टेंजेंशियल एंगल, टेंजेंशियल वेक्टर, तो हम यहाँ पे ex और ey निकालेंगे। तो लेट अस डू ex, ey and ez. Obviously these are nothing but it will be minus del by del x v minus del by del y v minus del by del z v। क्लियर, हमें कुछ नहीं करना है, हमें पार्शियल डिफरेंशियल करना है। एक सेकेंड होल्ड करना। So you have to do a partial differential of this function। तो इसको आपने पहले x से करना है, बाकी टर्म को आपको कांस्टेंट अज्यूम करना है, फिर दूसरे को आपको y से करना है, फिर उसको बाकी टर्म को कांस्टेंट अज्यूम करना है, फिर z से करना है, बाकी टर्म को कांस्टेंट अज्यूम करना है। तो आई विल जस्ट डायरेक्टली राइट एंड यू कैन चेक कि वही फंक्शन आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। q by 4 pi एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए, वैसे पहला टर्म बता दो, दूसरा टर्म तो उसी के सिमेट्रिक वे में लिख देंगे। जब x से करते हो डिफरेंशिएट तो क्या आएगा, ऑब्वियसली द माइनस साइन विल बी देयर, बट वो माइनस साइन कहीं एक माइनस से यहाँ पे कैंसिल होता है। बट एक बार जरा करो, रफली बताओ क्या आएगा, न्यूमरेटर क्या आएगा, डिनोमिनेटर तो आपका कुछ सेम ही रहेगा, बट उसका पावर चेंज हो जाएगा। अभी रूट है तो बाद में वो 3/2 हो जाता है, बट न्यूमरेटर में क्या होगा, x minus d। x minus d। ओके,
So this is square y square plus z square. This will be 3/2 and x minus d. Similarly, you have minus x plus d and you have the same number here also, but only x plus d का whole square होगा यहाँ पे, बाकी सारा number वही है. What about this one? x minus d जैसा कुछ आएगा ऊपर, Y. सिर्फ y आएगा. And you have this 3/2 minus y, you have this 3/2. सर Similarly, this is 2.25 epsilon naught. सर आप वहाँ पे माइनस लगाए हैं तो इंटरचेंज होगा ना? कौन सा? आपने बाहर में माइनस नहीं लगाया, बोले कि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस डी पहले होना चाहिए, x माइनस डी बाद में. नहीं, एक और देखो, जब आप पावर जो नीचे है ना, जब पावर माइनस हाफ लेते हो तो माइनस हाफ बाहर आएगा ना, तो माइनस खुद ही कैंसिल हो जाएगा. माइनस आपका खुद ही कैंसिल हो जाएगा ना. एक बार चेक कर लो इफ यू हैव एनी डाउट. नहीं सर, हो गया सर, चेक कर लिया मैंने. हाँ, माइनस हाफ आएगा ना तो उससे कैंसिल हो जाएगा. So E you can write as EX iota plus EY J plus EZ K. बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन है. वैसे आप तीनों एक टर्म आपके आ गए, इससे ज्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो. अगर x y z की वैल्यू गिवन है देन योर आंसर विल बी सिंपल, फिर इजीली आप निकाल सकते हो. सो नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग डिफरेंट. ये आपका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल गया. अब हमने क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे. यानी पहले हम निकालेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E if x is 0. x means actually means d is 0. means आप देखो डायग्राम यहाँ पे ना, I have took x0. एक सेकंड रुको. x0 means okay, यानी इस लाइन पे निकाल रहा हूँ, मतलब x एक्सिस के अलोंग में निकाल रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड. एक बार जरा बताओ, x इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं तो EX, EY और EZ क्या आता है? This is the first kind of case. Let us calculate EX means at x equal to 0. Similarly, EY at x equal to 0 and EZ at x equal to 0. EY और EZ तो 0 हो जाएंगे सर. बाकी बच्चों के भी EY EZ में क्या होगा, आपके ऊपर तो YY है और ZZ है, डिनोमिनेटर में वेरिएशन था, बट x की वैल्यू अगर 0 डालते हो तो सिर्फ d स्क्वायर वाला टर्म रह जाए, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाता है और न्यूमरेटर पहले से ही सेम था और दोनों माइनस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट विल बी 0. बट अगर एग्जाम में आता तो बड़े प्रॉपर वे में आपको करके दिखाना पड़ेगा. बट दिस विल नॉट बी 0 बिकॉज न्यूमरेटर में ही डिफरेंस था ना. एक में हमारा क्या था, x माइनस डी था, एक में हमारा x प्लस डी है, तो एक हमारा माइनस डी वाला टर्म रहेगा, दूसरा हमारा माइनस डी वाला 4.45 एप्सिलॉन नॉट टर्म बाहर था. यहाँ पे बच गया माइनस डी पहले टर्म से, और डिनोमिनेटर विल बी सेम, दैट इज d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड 3/2. एंड माइनस ऑफ x प्लस d था, तो दैट इज प्लस d, that is d divided by this term which is same. So this is nothing but it will be 2 with minus sign, 2d q and divided by, ये 2d वाला पैरामीटर क्या कहलाता है डाइपोल में, that is your length of the dipole कहते हो नॉर्मली, और ये आपका 3/2 वाला टर्म है. ठीक है, तो ये हमारा हम सेव करके रख लेते हैं. मीन्स x इक्वल टू 0 के लिए ये हमारा EX की वैल्यू आ गई, और EY इज एट 0 है. इट मीन्स हमारा जो फंक्शन होगा अगर इसके फॉर्म में लिखते हो तो दैट इज ओनली इन आई डायरेक्शन. यानी अगर x एक्सिस पे अप्लाई करते हो, उस पे ढूंढते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन विच इज माइनस ऑफ आई. तो होगा माइनस ऑफ आई, जरा ऊपर चेक करते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग. यानी
एक्स एक्सिस में ही होगा बट माइनस आयोटा वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो लेट अस चेक, ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस इन दिस डायरेक्शन, यानी एक्स में वो माइनस आयोटा के डायरेक्शन में होगा। सो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग along this line। बाकी यहाँ पे निकालोगे तो डिफरेंट होगा, यहाँ निकालोगे डिफरेंट होगा, क्योंकि y और z will define some other value also। और यहाँ पे निकाल रहे हैं तो हमने नीचे लिख ही दिया था कि vp क्या होगा। क्लियर? तो एक लाइन जो x एक्सिस है, जो आपका पॉइंट है, दैट इज समथिंग लाइक इट इज माइनस ऑफ, जिसको हम p भी कहते हैं। ये वेक्टर हमारा p बन जाता है ना, बाद में डाइपोल बन जाता है ना। ये डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन Yes. करते हैं? दैट इज चार्ज एंड your distance between the two charges। ओके, तो x इक्वल टू 0 के लिए हमारा आ गया। अब आ जाते हैं, हम निकालते हैं सरफेस चार्ज, सेकेंड थिंग विच इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टर। तो सिग्मा की वैल्यू हम निकालते हैं। अब हम सिग्मा निकाल सकते हैं, और फिर सिग्मा जब निकाल लेंगे तो वी कैन ऑल्सो फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द दिस शीट। टोटल चार्ज ऑन द शीट हम वो भी निकाल सकते हैं। अच्छा, सिग्मा के लिए हम कैसे करेंगे? सिग्मा निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं? मींस नाउ यू आर सिटिंग एट x इक्वल टू 0, y और z कुछ भी हो, बट x इक्वल टू 0 पे अप्लाई कर रहे हो। यानी उस शीट पे आप कहीं पे भी मूव करते हो वो x इक्वल टू 0 होगा। अगर आप डायग्राम देखते हो तो शीट क्या है, शीट को मैंने किस ओरिएंटेशन में रखा है? y और z में रखा है। तो शीट जो लाई कर रहा है वो कहाँ कर रहा है? y और z डायरेक्शन में कर रहा है, बट x की वैल्यू क्या है शीट पे? x की वैल्यू उस वॉटर शीट पे क्या है? 0। I can use this equation if I know just around the sheet, just near the sheet, what is the electric field that will be defined by this formula। because sheet के लिए मैंने पहले भी define कर रखा है, गॉसेस लॉ से हमने निकाल लिया किसी और लॉ से। शीट के लिए ये इक्वेशन वैलिड होता है कि अगर कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी है शीट पे, तो जस्ट शीट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है वो इस इक्वेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो लेट सिग्मा एट 0 y and z, यानी सिग्मा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यानी x की वैल्यू 0 है और y z की वैल्यू कुछ भी हो। This says that sigma will be equal to epsilon naught E at x equal to 0। Are you agreeing? भाई y z कुछ भी हो, Yes. x equal to 0 पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की है उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी योर सिग्मा। ठीक है, लिख सकते हैं ना? Yes, तो yes, अगर मैंने sir. लिखा है तो नाउ व्हाट आई कैन डू, यानी ऐसा मैं कुछ कर रहा हूँ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जस्ट लेट अस से एट द सेंटर ऑफ द शीट, वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मीनिंग समझ लें कि हमने छोटा सा एक सर्कल बना लिया बिल्कुल सेंटर पे, और वहां पे मैं डेंसिटी निकाल रहा हूँ। तो वो डेंसिटी की वैल्यू मेरी ये है, जो कि e टू द पावर e, जब x के 0 वैल्यू डालते हो ना तो e की वैल्यू जो भी है उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करो। ऊपर हमने पहले ही निकाल लिया है, और ऊपर वाले इक्वेशन को अगर चेक करोगे तो नीचे एक एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यू आर लेफ्ट विथ ओनली -2 dq अपॉन 4 पाई, और आपका जो फंक्शन था 3/2 वाला वो फंक्शन एज इट इज आ गया। क्लियर? यहाँ पे क्या था आपका d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। दिस वी कैन राइट एज -2 dq divided by 4 pi d square plus r square 3/2, where r is what? Under root of x square plus y square. और r square means what I am doing, शीट मैंने ये लिया है तो शीट पे मैंने एक पॉइंट डिफाइन किया, और एक मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि r के साथ वो वेरी कर रहा है। डेंसिटी इज समथिंग विच इज कुछ भी हो सकता है, डेंसिटी मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता, बट वो डेंसिटी r और d पे डिपेंड कर रहा है। ओके, एक बार मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे, यानी जो x और y z से डिफाइन हो रहा है, तो व्हाट आई कैन डू द थर्ड थिंग, दैट्स टोटल चार्ज
अब टोटल चार्ज हम देखते हैं कि इंड्यूस चार्ज उस शीट पे कितना जनरेट हुआ। अगर वो माइनस क्यू आ जाता है देन आई कैन से कि यस प्लस क्यू जब किसी मेटल शीट के पास जाता है तो माइनस क्यू चार्ज को इंड्यूस करता है उस पर्टिकुलर शीट पर। अगर ये आ जाता है, अगर डिफरेंट नंबर आता है देन वी हैव टू रिलाई ऑन दैट नंबर ओनली। अगर ये माइनस क्यू आता है तब हम कह सकते हैं कि यस जब भी मैं लेके आता हूँ किसी पॉजिटिव चार्ज क्यू वैल्यू को तो इट विल इंड्यूस माइनस क्यू इन दैट पर्टिकुलर शीट और मेटालिक केनी सिस्टम। क्लियर? Yes, sir. ओके तो डेंसिटी, हमारा डेंसिटी जो फंक्शन हमने निकाला है वो हमारा बाकी टर्म तो कांस्टेंट है बट इट इज वेराइंग विद रिस्पेक्ट टू दिस आर के अकॉर्डिंग वो वेरी कर रहा है, यानी आर अगर चेंज होता है तो डेंसिटी भी मेरा चेंज होगा। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इजिली। वो हमने ऊपर के डेरिवेशन से कर लिया क्योंकि एक्स को 0 कर लिया तो हम शीट पे सारा काम कर रहे हैं। तो अब हम जरा टोटल चार्ज निकालते हैं। टोटल चार्ज के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और फ्रॉम रेडियस 0 टू, अगर मेरा शीट इनफाइनाइट है तो x टू इंफिनिटी। ठीक है, तो हम अब शीट को, अगर शीट बहुत बड़ा है इनफाइनाइट शीट है तो सर्कल और रेक्टेंगल या स्क्वायर में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। इफ यू आर डूइंग विद द 0 टू इंफिनिटी तो रेक्टेंगल ले लो, सर्कल ले लो या कोई भी अब्रप्ट शेप ले लो, दैट हार्डली मैटर्स। तो लेट अस गो सिमेट्रिकली। इट मींस वी कैन यूज a sheet and that sheet is like this one। इनफाइनाइट है तो ये कोई सर्कल हो कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करेगा। इस शीट पे x की वैल्यू 0 है बट वी हैव दिस स्मॉल r का एक रिंग बना लिया हमने। शीट पे हमारा चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन हमें पता चल चुका है। तो एट अ डिस्टेंस r पे है और मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यानी मुझे क्या करना है, टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी सिग्मा इनटू एरिया। सिग्मा इनटू एरिया ही करना है ना। Yes, sir. और अगर ये टोटल एरिया और सिग्मा अगर फंक्शन है एरिया के साथ वेरी कर रहा है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डॉट डी ए। बस ये वाला फंक्शन हमें करना है, इसको निकालना है। और आपका जो भी फंक्शन है यानी जो भी इसका वेरिएबल आएगा उस वेरिएबल का जो भी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पे आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो लेट मी टेक द अनदर पेज। ये पेज खत्म हो रहा है तो मैं दूसरा पेज एक पर वर्ड फाइल बना लेता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी जस्ट शेयर इट। एक सेकेंड होल्ड करना, एक और मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग को मैं एंड कर देता हूँ पहले। 12 बज गया ना, लेट मी जस्ट एंड दैट मीटिंग। ये सर कौन सी मीटिंग को एंड करने की बात कर रहे हैं, समझा नहीं मैं। वो हमारे लेवल की नहीं है। ओके, मैंने मीटिंग एंड कर दिया। लेट मी जस्ट resume this one।
Okay, so what we have to do, we have to find the total charge, and that will be something which is your sigma, and we know the function sigma का क्या function था, that was minus q था, ये 4 pi d square plus r square 3/2, and dA we can write as, dA को क्या लिख सकते हैं, जो मैंने डायग्राम लास्ट पेज पे बनाया था, that is your at a distance r you're considering a ring is having certain thickness which is dr, so the area will be 2 pi r, that is 2 pi r, and we have considered r as a variable, so that will go from very small value, that is 0, and if sheet is infinite that will be infinity. अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, बाकी देखो बहुत सारे कैंसिलेशन भी हैं, पाई कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है, माइनस एक बाहर आ गया, q हमारा ऐसे ही आ जाएगा, न्यूमरेटर में d भी आ जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद 0 टू इंफिनिटी, ऊपर का टर्म क्या बचेगा, r dr एंड डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2. so what you can do, you can put r equal to d tan theta. अब इसको करो इंटीग्रेट फटाफट एंड गिव मी द फाइनल वैल्यू. सर माइनस क्यू ही आएगा. कर लिया कैलकुलेट? यस सर. इतना जल्दी? सर पहले ही कर लिया था, आप जो 2 मिनट के लिए. अच्छा ठीक है, बाकी बच्चे भी? सर हाँ बोलो. पहले वाला आर है और ये वाला आर है, दोनों को एक ही कर दिए. कौन सा आ रहा है? ये आर है और पहले आपने आर दूसरा चीज लिया था. नहीं वही आ रही है रेडियस में, ये मेरा शीट है जिसको क्रॉस सेक्शन में देख रहा हूँ, तो वो रेडियस आ रही है, और पीछे जो मैंने आर लिखा था, आर इज नथिंग बट इट इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. जब मैं इस शीट पे मूव कर रहा हूँ तो आर कुछ भी हो, वो मेरा एक वाई और जेड से डिफाइन हो रहा है ना. तो अगर इसको वाई जेड में इंटीग्रेट करते तो थोड़ा सा लंबा चला जाता, तो इट इज बेटर कि हम एक सिंगल वेक्टर आर स्क्वायर डिफाइन कर सकते हैं, और दिस आर इज नॉट डिफरेंट थिंग, इट इज अ जेड एंड वाई फंक्शन ओनली. ठीक है, तो इसको अगर डी जेड डी वाई से भी इंटीग्रेट कर सकते थे, अगर एरिया आप वैसे न लिख करके एरिया यू कैन राइट डी एक्स डी वाई डी जेड के टर्म है, तो डी वाई डी जेड भी लिख सकते थे. तो आर सेम ही है, वही आ रही है. ठीक है सर हमने कंसीडर किया कि इनफाइनाइट एरिया का प्लेट मतलब कंसीडर किया, अगर फाइनाइट एरिया प्लेट, हाँ ये प्लेट इनफाइनाइट है, अगर इनफाइनाइट नहीं होता है, फाइनाइट होता है, तो आप वहां तक जाते हैं उस लिमिट तक. अगर आपके उसमें दिया होता है कि जैसे एग्जाम में शीट इज साइज ऑफ द शीट इज 0 to 10D, जैसे आपने d डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है ना, और शीट का साइज मैंने दे दिया कि वो 10D/10D है, तो आप 0 to 10D जाओगे. तो फिर इंड्यूस चार्ज सर कुछ कम होगा ना? अब वो देख लो कैसे होगा, कम नहीं होना चाहिए. इंड्यूस चार्ज कम क्यों होगा? अगर सर इनफाइनाइट नहीं एज्यूम करते हैं तो माइनस क्यू से कुछ कम होगा. क्यों कम होगा सर? क्योंकि फिर डिफरेंस आ जाएगा ना यहाँ पे, तो इनफाइनाइट सिग्मा नहीं 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 नहीं, आपका सिग्मा वेरी हो जाएगा ना उसी के अकॉर्डिंग. ओके देखो आप yes, कंफ्यूज मत हो कि आपका इस इंटीग्रेशन को वहां पे डायरेक्ट लगा दोगे तो इट विल बी डिफरेंट. इस इंटीग्रेशन में एक सिग्मा फंक्शन आया, जो सिग्मा पहले आपके कैलकुलेशन से आया, वो कैलकुलेशन आपके है ना, वो फिर सिग्मा में कोई ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाएगा और जिससे आपका फिर से माइनस क्यू आ जाएगा. तो समझना इस चीज को कि माइनस क्यू ही रहेगा, लेकिन उसकी डेंसिटी वेरी होती जाएगी. जब आप शीट का साइज वेरी करते हो ना, तो डेंसिटी विल वेरी, and even when you change the position of plus q, which is a real charge, the density also vary. आपके डेंसिटी में फंक्शन d का है ना, d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है,
यानी Yes, sir. आपकी जो डेंसिटी में वेरिएशन आएगा यानी सिग्मा विल वेरी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द रियल चार्ज, वो भी आपकी डेंसिटी को वेरी करता है। यानी जितना आप क्लोज जाओगे आपका कंसंट्रेशन सेंटर पे ज्यादा होता जाता है और स्प्रेडिंग कम होती है चार्ज की, जो इंड्यूस चार्ज होते हैं। जितना आप दूर जाते हो उसकी स्प्रेडिंग उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाती है। ठीक है। ओके सर। ऑल्सो सर वो पैरेलल प्लेट वाला जो मतलब जब हमने इमेजिन किया था माइनस क्यू चार्ज ऑपोजिट साइड पे, तो कैन इट बी बिकॉज मतलब कि एक तरह से मतलब एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि जिसने पहली बार इमेजिन किया होगा, क्या उसने ऐसे किया था कि अगर प्लस क्यू इधर है चार्ज और माइनस क्यू इंड्यूस कर रहा है, तो प्लेट के दूसरी तरफ प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है, जिसका कि एक इमेजिनरी पॉइंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा माइनस क्यू एट द सेम डिस्टेंस डी। नहीं कुछ फिर से तो प्लस क्यू क्यों इमेजिन करेगा वो? देखो इमेजिनेशन उसने एक चार्ज डायरेक्टली वेग इमेजिनेशन नहीं किया। उसने क्या किया कि मेरा बीच में एक प्लेट है, वो प्लेट पे पोटेंशियल जीरो आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक तरफ तो मेरा पॉजिटिव चार्ज था, अब वो जीरो कैसे आ सकता है, दूसरी तरफ मुझे माइनस चार्ज रखना उतने ही सेम डिस्टेंस पे, यस और सर। फिर नहीं प्लेट को सर, भूल मैं जाओ। ये कह रहा था ना कि प्लस क्यू चार्ज जो है वो माइनस क्यू प्लेट के एक फेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस करेगा, तो ऑटोमेटिकली प्लेट के दूसरी तरफ प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, हाँ देखो और जिसका कि एक वो इमेजिनरी पॉइंट डी डिस्टेंस पे माइनस क्यू बनेगा। ठीक है, वो इमेजिनेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पहले जिसने इमेजिनेशन यूज किया उसको यही नहीं पता कि जो इंड्यूस चार्ज है वो बिहेव कैसे कर रहा है। जो आप स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रहे हो, जिसने भी निकाला, मेरे ख्याल से उसका मैं नाम बताता हूँ, उसके बाद किसने किया था ये इमेज चार्ज का, मे ग्रिफिथ्स में लिखा हो, गॉसेस का है या किसी का है मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा उसका, गॉसेस का ही है, मेथड ऑफ इमेजेस, या एक और है कोई इसका है। तो उसको क्या पता है कि इंड्यूस चार्ज जो जनरेट हो रहे हैं, उससे पहले ये भी देखो मेटल में कैसे जनरेट हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, इधर प्लस हो रहे हैं इधर माइनस, मैं वो भूल जाता हूँ। मैं सिर्फ ये ध्यान रखता हूँ कि पोटेंशियल मेरा जीरो होना चाहिए। मुझे तो ये ध्यान रखना है ना, पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस यस इमेजिनेशन के लिए आपको पोटेंशियल जीरो का कंडीशन यूज करना है। आपको ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे इधर माइनस होगा तो फिर इधर प्लस होगा, तो ये प्लस वाले उधर माइनस जनरेट करेंगे। उतने तरीके से जाएंगे तो फिर तो हम यही कह रहे हैं कि हमें तो सब कुछ पता है पहले से कि इसके अंदर कैसे सारी प्रॉपर्टी प्ले कर रही है, तो वो तो हमें नहीं पता ना। हमें ऐसा रखना है कि पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। यानी मैं अगर अगर अपना वोल्ट मीटर लेके चलता हूँ तो कहीं पे भी मेजर करूंगा, मेरा पोटेंशियल जीरो आना चाहिए। तो मुझे क्या अरेंजमेंट करना है, यानी एक माइनस क्यू इधर रखूंगा तो मेरा पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके। तो वो है, उसको उस तरीके से भी समझा सकते हो कि हाँ माइनस क्यू इधर आ गया तो फिर प्लस क्यू उधर होता तो फिर वो एक माइनस क्यू जनरेट कर रहा है, दैट इज ओके। सो दिस विल बी योर माइनस क्यू, यानी टोटल इंड्यूस्ड चार्ज विल बी माइनस क्यू, व्हिच इज ऑपोजिट इन पोलैरिटी ऑफ योर रियल चार्ज। अगर आप प्लस चार्ज रखते हो तो माइनस क्यू आएगा, माइनस चार्ज रखते हो तो प्लस क्यू आएगा। सो दैट इज हाउ यू कैन get. Now you can also find the force between the plate and the real charge, कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, रिपल्सिव होगा, वो वैल्यू कितनी होगी। सो यू कैन फाइंड द फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड प्लेन। कितना होगा ये? और यू कैन से द फोर्स exerted on the plus q real charge by the plane, that is by the induced charge. कितना होगा ये? How much force will the plane will exert on the plus q charge, that is the real charge, उस पे कितना फोर्स exert करेगा? minus 1 not q square by d square. E by d square or something else, it is the 4d same। स्क्वायर। हाँ, अब देखो इसको इमेजिन करने का तरीका सिंपल है। आपने इमेज चार्ज बना लिया, यानी प्लेट को आप भूल जाओ। अब जो प्लस क्यू पे चार्ज, प्लस क्यू चार्ज जो है उस पे फोर्स वही लगेगा जो आपने इमेज चार्ज पे इमेजिन किया था। इमेज चार्ज कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा प्लस क्यू पे, वही फोर्स, वो फोर्स इक्वल होगा जो आपका प्लेन यानी जो आपका शीट है ना, वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी दोनों फोर्स आपके सेम होंगे।
क्योंकि आपने तो इसको रियलाइज कर लिया ना इस तरीके से कि एक माइनस चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप प्लेट को भूल जाओ, यानी प्लस क्यू पे जो फोर्स माइनस क्यू लगा रहा है वही फोर्स होगा जो आपका प्लेट या प्लेन जो भी आपने रखा है जिसमें इंड्यूस चार्जेस है वो भी उतना ही फोर्स लगाएगा प्लस क्यू पे। क्लियर? आपने जब Yes, sir. इस कंडीशन इसको जो आपने मॉडिफाई कर दिया अपने सिस्टम को, जो कि प्लेन एक आपका शीट है, शीट और एक चार्ज का कंडीशन आपने उसको इमेजिन कर लिया एज अ टू चार्ज, यानी प्लस क्यू पे वही फोर्स आएगा जो आपका माइनस क्यू जनरेट कर रहा है, यानी प्लेन जो जितना जनरेट कर रहा है वो कुछ नहीं, वो माइनस क्यू जो जनरेट कर रहा है वही फोर्स है जो आपने इमेजिन किया, उसी तरीके से आएगा जैसे आपने पोटेंशियल निकाला, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फोर्स के लिए भी वही कंडीशन होगा। तो दिस विल बी नथिंग बट इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में? 2D। 2, और डायरेक्शन क्या होगा? माइनस एक्स कैप हो जाएगा ना। Minus I cap. आई होगा और यहाँ माइनस, ये माइनस यहाँ से आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा क्योंकि आप इज इन आई डायरेक्शन होगा, दैट विल बी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अट्रैक्टिव होगा डिवाइडेड बाय 4, इधर ले सकते हो, ये इसको 16 कर सकते हो, या यहाँ पे 4d² भी लिख सकते हो, दैट इज इन आई डायरेक्शन। ओके, एक और टर्म इसमें निकालने को आता है हमेशा, क्योंकि पूरा 15 नंबर का आता है, फाइंड द फोर्स, फाइंड द वर्क डन, find the total charge, find the electric field, find the potential, all these things you can find for a given system। तो आप वर्क डन भी निकाल सकते हो। वर्क डन इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वर्क डन अभी हम डिफाइन हमने किया नहीं है क्लास में, तो चाहो तो यहाँ कर सकते हो, कुछ करना नहीं है। वर्क डन इज, फॉर्मूला बता देता हूँ, जो भी आपका फोर्स आया ना, प्लेन डॉट डी आर, डी आर यहाँ पे क्या होगा, आप एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो यहाँ पे इसको डी एक्स लिख सकते हो, और ये जो डी आपने लिखा ना वो डी आप वेरी कर सकते हो, इसको आप एक्स भी लिख सकते हो इस केस में। व्हेन यू राइट दिस वन एंड यू आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस डी, अब डी जो आपने लिखा है ना, डी एक्चुअली किस डिस्टेंस की बात कर रहे हो, एक्स डायरेक्शन के डिस्टेंस की बात कर रहे हो, तो इसलिए मैंने डी एक्स से इंटीग्रेट डॉट प्रोडक्ट डी एक्स से किया है। और फोर्स को भी जब मैं लिखूंगा ना तो उसको लिखूंगा, अच्छा माइनस साइन क्यों लगा ये मे बी आपको क्लियर हो या ये नहीं क्लियर है, व्हाई आई पुट माइनस साइन? चलो जब वर्क डन हम करेंगे तब उसमें देखेंगे माइनस साइन हम क्यों पुट कर रहे हैं। तो 4x² लिख देना है यहाँ पे, यहाँ d लिखा है ना, तो d इज नथिंग बट इट इज, नाउ वी विल कंसीडर d एज अ वेरिएबल। आप जो d है वो एक वेरिएबल अज्यूम कर लो कि इतने डिस्टेंस से मूव करते करते आप यहाँ आ रहे हो, तो आपका क्या फोर्स हो, दिस इज व्हाट यू हैव टू इंटीग्रेट। ये इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, तो इसको मैं डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू द स्फीयर सिस्टम, कि इफ यू पुट अ चार्ज, इफ यू प्लेस अ चार्ज नियर टू कंडक्टिंग स्फीयर, यानी एक कंडक्टिंग स्फीयर है उसके पास में आपने एक चार्ज प्लस क्यू है। अब ये जो इमेज प्रॉब्लम है, अब इस केस के लिए हम सॉल्व करेंगे, और अगेन वी विल फाइंड ऑल द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल चार्ज, एवरीथिंग। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो आप फिर से बता दीजिए कि प्लेन की वजह से जो फोर्स है वो माइनस क्यू की वजह से जो फोर्स है वो क्यों होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो सुन नहीं पाए। हमने प्लस क्यू चार्ज इमेजिन किया था और एक प्लेन इमेजिन किया था, एंड प्लेन वाज ग्राउंडेड, ठीक है? So this will experience certain force F which is due to induced charges within this plane। तो हमने इसी प्रॉब्लम को इमेजिन कैसा कर लिया था कि एक प्लस क्यू चार्ज है और एट अ डिस्टेंस सम, मींस दिस इज द प्लेन, नाउ इट इज वैनिश्ड, हमने प्लेन को हटा दिया, हमने यहाँ पे माइनस क्यू रख लिया, और जो डिस्टेंस ये डी था वही डिस्टेंस हमने डी यहाँ पे रखा। तो जो प्लेन का बिहेवियर था उसको हमने मिमिक किया इस बिहेवियर से, यानी पहले प्लेन और चार्ज का सिस्टम था, तो प्लेन को हमने हटा दिया, अब हमने टू चार्जेस का सिस्टम रख दिया। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो यही होगा जो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस पे। दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी, यानी प्लेन जो फोर्स इस पे लगा रहा था या जो मैंने इमेजिन किया था चार्ज माइनस क्यू एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम दिस प्लेन, दैट विल आल्सो एक्सर्ट द सेम वैल्यू ऑफ फोर्स। हमने तो सिस्टम को ही सिर्फ मॉडिफाई किया ना,
हमने कुछ पैरामीटर चेंज नहीं किया, सिर्फ उसको एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश की। तो प्लेन ना रह करके हमारे पास अब क्या हो गया, -q एक चार्ज हो गया जो इमेजिन चार्ज है, और इमेज चार्ज जिसको कह सकते हो, that is placed here, and whatever the force it will exert on this plus q, it is the same value which a plane is going to exert on this one. Yes, sir. Thank ठीक you, है, sir. अब हम आ जाते हैं स्फीयर के प्रॉब्लम पे कि if there is a charge near the conducting sphere, तब सारी चीजें कैसे हम कैलकुलेट करना है। Okay, so now I will make the sphere and it is again conducting sphere, conducting is metal, और इसको हमने दोबारा क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। और now we are placing a charge plus q at a distance a from the center of the sphere. अब ये हमारा अरेंजमेंट ऐसा है कुछ, this is a distance from the center of the sphere. इसमें बहुत सारे वो हैं नोटेशंस, तो थोड़ा सा लेके चलना। Okay, now it obviously this is a positive charge and this will induce certain charge on this particular metallic surface. कितना होगा, कैसा होगा, अभी हमें नहीं पता, बट हम निकाल सकते हैं कि वो कितना होगा। Now our same problem, हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं VP, यानी कोई पॉइंट P है, वहां पे हमें VP निकालना है। एक थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। This is your VP, this is your point. यानी ये जो पोटेंशियल यहाँ पे आएगा वो सिर्फ इस प्लस क्यू से नहीं आएगा, प्लस क्यू से और जो इंड्यूस चार्जेस है उससे आएगा, दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम चेक करेंगे कि क्या हमें करना है। ओके, नाउ वी कैन डू वन थिंग, जैसे हमने पहले किया है। ये मान लेते हैं डिस्टेंस हमारा r है और एक पॉइंट हम यहाँ पे सरफेस पे अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज p डैश। व्हाट विल बी द पोटेंशियल vp डैश, हमने इसको ग्राउंड कर रखा है तो vp डैश मस्ट बी 0. It means what I can do, due to this positive charge, इस पॉइंट को मैंने p डैश कहा है, इस पॉइंट को भी एक नेम दे देते हैं। एट अ डिस्टेंस a तो है बट हमें पॉइंट यूज करना पड़ेगा। लेट अस से दिस इज l एंड दिस पॉइंट इज 0, इसको तो हमने 0 ही रखा है। अब ये हमें एक चार्ज अब क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक अ इमेज चार्ज। इमेज चार्ज की पोजीशन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट वी कैन कैलकुलेट बाय टेकिंग अ कंडीशन की vp डैश 0 है। ऑब्वियसली ड्यू टू दिस प्लस चार्ज देयर इज सम पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ठीक है, देयर इज सम पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, वो नॉन जीरो होगा, लेकिन हमें कोई इसके अंदर एक चार्ज अज्यूम करना है जिससे पोटेंशियल जो जो यहाँ पे जनरेट हो वो इसके ऑपोजिट हो, तो नेट जीरो हो जाएगा। जैसे हमने देखो प्लेन के सिस्टम में बहुत इजी था कि प्लेन्स का सिस्टम क्या था, एक बीच में आपने शीट रखी है, इधर से पॉजिटिव से आप डी डिस्टेंस पे तो उतना ही माइनस क्यू रख लो, यहाँ डी डिस्टेंस पे तो दोनों से हमारा पोटेंशियल एक प्लस एक माइनस आके जीरो हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल मेरा जीरो आना चाहिए, इससे एक नॉन जीरो नंबर आएगा, तो मुझे अंदर से भी कुछ एक कहीं रखना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम कि मैंने यहाँ रखा है एंड दिस इज लेट अस से क्यू डैश, अभी हमें पता नहीं कि क्यू डैश क्या है, and which is at a distance b from the center। तो इसमें बहुत सारे नोटेशंस है, सारे नोटेशंस थोड़ा सा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लो, फिर उसके बाद आगे डेरिवेशन में जाएंगे। तो हमने एक चार्ज प्लेस करते हैं डिस्टेंस b from the center whose value is q dash। This is going to produce a potential at this point and this is going to produce a potential at this point, and both must be, when you add them, that must be 0। तो हम q डैश निकाल सकते हैं कि कितना होगा और b की वैल्यू कितनी होगी
कि हमारा पोटेंशियल Vp डैश 0 आ जाए। इज इट क्लियर? Yes. Okay, so let us mark this point as M. So M is at a B distance, L is at a A distance, and this is P dash already, and this is P also. वो हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे भी हमें लाइन बनानी पड़ेगी because we have to find the potential ultimately Vp due to plus Q and due to induced charge. और अगर induced charge आपको नहीं पता है तो Q dash से कितना potential generate हो रहा है। तो डायग्राम बहुत सारे डायग्राम है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, बट लेट अस गो इन अ ऑर्डर वे। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट Vp dash. Vp dash is nothing but it is actually VR. R क्या कह रहा हूं मैं? एट द रेडियस, यानी अगर मैंने स्फीयर जो लिया ना उसका रेडियस क्या है? R है। तो इस सेंटर से एट एनी पॉइंट ऑन दिस स्फीयर इट शुड बी 0। ये पॉइंट जरूरी नहीं कि यहाँ लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, सभी जगह 0 आना चाहिए। And this Q dash should give me in such a way that it is cancelling this potential. अब Vp dash को कैसे लिखेंगे हम? फॉर्मूला बताओ। 1/4 pi epsilon naught Q divided by R. नहीं, R तो मैंने अभी, ये तो R ये है, सेंटर से इस पॉइंट का है, दिस वन है ना, ये डिस्टेंस यही लिखूंगा ना? Q by, yes. ठीक है, ये हमें पता नहीं कि कितना है, बट अभी हमने इसको लिख दिया है LP डैश प्लस दिस, दैट इज Q डैश MP डैश। क्लियर? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. And this we know it should be 0. Hmm. It means Q dash must be equal to MP dash upon LP dash with minus sign Q. ठीक है, क्लियर? अगर मैंने Q dash को इमेजिन किया था Q एट अ डिस्टेंस B था, तो Q dash की वैल्यू ये होनी चाहिए। अगर मैं Q dash को यहाँ पे इमेजिन कर लेता तब भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था, बट वहां पे डिस्टेंस विल बी डिफरेंट। यानी आप कहीं पे भी इमेजिन कर सकते हो कि वो इमेज चार्ज आप कहीं पे भी प्लेस कर दो, बट उस चार्ज की वैल्यू और कितने डिस्टेंस पे वो आपके इस कंडीशन से कैलकुलेट हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इज इट क्लियर? पिछला केस प्लेन वाला बहुत सिंपल था, वहां पे अपने हमें माइनस क्यू हम इजिली कंक्लूड कर सकते थे विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। यहाँ पे हम माइनस क्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यू डैश की वैल्यू हमें डिड्यूस करनी पड़ेगी। वहां पे हम क्या करते थे, डायरेक्टली हम कंक्लूड कर देते थे कि वो माइनस क्यू ही होगा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं पोटेंशियल को 0 करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, उस क्यू डैश को प्लेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्यू डैश की वैल्यू को भी आप वेरी कर सकते हो, अगर उसकी पोजीशन आप चेंज करते हो तो वेरी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू योर वट एवर द अरेंजमेंट यू मेक फॉर द इमेज चार्ज, द वैल्यू ऑफ क्यू डैश एंड द डिस्टेंस वैल्यू विल चेंज। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन में चेंज होगा, फाइनली आंसर सभी कैलकुलेशन से वही आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो भी आपने डिस्टेंस लिया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। क्लियर? So now our aim is to find what is MP dash and LP dash. अब इन दोनों को हम निकाल लेते हैं तो हम सॉल्व कर पाएंगे कि Q और Q dash के बीच में क्या रिलेशन है by the known parameters which is A and B। दोनों नोन पैरामीटर है, तो A और B या रेडियस जो आपका स्फीयर का उसके पैरामीटर के में आ जाए अगर आंसर, तो आपका इजी हो जाएगा प्रॉब्लम, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो लेट मी जस्ट मेक इट राइट दीज टू वैल्यूज। तो हम जरा लिख लेते हैं, Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q, मैंने लिख दिया अलग से। MP डैश की वैल्यू देखो कैसे, आप कोसाइन फॉर्मूला यूज करो और MP डैश की वैल्यू बताओ। And this I give you value, this angle is theta। जो ये एंगल है ना, ये एंगल वो थीटा है। तो अब जरा मुझे MP डैश की वैल्यू बताओ। दैट विल बी रूट ऑफ
MP is this one. तो ये किससे बना हुआ है? ये डिस्टेंस कितना है? R. And this is B. So this is R square plus B square minus 2RB cos of theta divided by, what is this value? LP. LP is made up of, means this, you consider this triangle R and A. R and A. So this is R square plus A square minus 2RA cos of theta. ठीक है? ठीक है? माइनस अब इनको ऐसा करना है कि इनको थोड़ा हमें खुद से ही अज्यूम करके इनको कैंसिल आउट करना है ताकि रूट टर्म हट जाए, कुछ नोन पैरामीटर में है. तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे इज दैट इफ यू पुट b equal to r square by a, then what happens? If you put b equal to, assume कर लिया हमने कि जो b distance है that is r square by a, then what is the this numerator and denominator will give us? r की वैल्यू तो r ही रहेगी प्लस b की वैल्यू क्या होगी? हाँ बोलो सर. ऐसा क्यों? ऐसा हमने अज्यूम किया है, ये हमने अज्यूम किया है. कर सकते हैं सर. हमें इसमें देखो हमें क्या करना है, या तो हम यहाँ छोड़ दें इसको, q डैश की वैल्यू इससे डिसाइड होगी, यानी अगर थीटा गिवन है और b और a की वैल्यू गिवन है तो यू कैन इजीली फाइंड कि q डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी. लेकिन अगर जनरल कंडीशन है तो मैंने यहाँ डेरिवेशन पे रोक दिया. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी तरह से कुछ कॉमन लूं या कुछ ऐसा करूंगी जिससे ये कैंसिल हो जाए. तो आई कैन अज्यूम, यानी मैंने b को फिक्स कर लिया कि b को मैंने अज्यूम कर लिया r स्क्वायर बाय a, यानी a जो भी डिस्टेंस मेरा था और जो भी रेडियस मेरा स्फीयर का था r स्क्वायर बाय a में करता हूं तो मैं वहां पे अपने चार्ज को प्लेस करूंगा. जो मैंने d डिस्टेंस, यानी मैंने कहां पे चार्ज, इमेज चार्ज को रखना है, दैट इज एट अ डिस्टेंस b, एंड b की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली r स्क्वायर बाय a. अगर मैंने डिस्टेंस अज्यूम कर लिया कि मुझे यहीं पे रखना है चार्ज को, तो q डैश की वैल्यू भी फिक्स हो गई. अगर मैंने पहले भी मैंने बोला कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी है. अगर मैं ये कंडीशन नहीं लेता हूँ, मैं कंडीशन लेता हूँ r बाई a. ठीक है, मैं कंडीशन क्या लेता हूँ, r बाई a ले लेता हूँ. तो q डैश की वैल्यू वेरी हो जाएगी, यानी आप r बाई a डिस्टेंस पे रख सकते हो बट q डैश की वैल्यू डिफरेंट होगी. इज इट क्लियर? यस यस. हाँ, सिर्फ मीनिंग ये है कि हमें कैलकुलेशन को इजी करना है, तो उसके लिए मैंने ये, अब आप खुद ही देखोगे कि कैलकुलेशन कैसे इजी होगा. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे एंड यू आर लेफ्ट विथ ओनली नोन पैरामीटर्स. अगर आप ये ले लोगे तो आंसर आपका cos थीटा भी कैंसिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, रूट का रूट टर्म वैसे ही बैठा रहेगा और आपके इजी का इक्वेशन नहीं आएगा. यानी कहीं पे q डैश की वैल्यू लिखनी पड़ेगी तो दैट विल बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई नहीं कह रहा कि इसको आगे सॉल्व करो, but it become easier if you assume this condition. इसके लोगों ने सॉल्व करके देखा होगा ना कि मैं ये डालता हूँ तो देखता हूँ मेरा सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये डालने पे मेरा कैंसिल हो रहा है नहीं. आई कैन पुट b equal to this one, and if I assign the value of b, then I have to manage q dash in such a way कि मेरा पोटेंशियल सरफेस पे जीरो आ जाए. सिंपल लॉजिक ये है, आप प्लेस कहीं पे भी करो वहां पे उतना ही चार्ज प्लेस करो ताकि आपका कैलकुलेशन जो फाइनली वीपी डैश हो वो जीरो होना चाहिए. क्लियर? यस सर. तो हमारी कैलकुलेशन को इजी करेगा और कुछ नहीं करेगा. लेट अस, और ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि हाँ इस कंडीशन पे हमारा q डैश ये आएगा. तो लेट मी जस्ट पुट r बाई a स्क्वायर, जब मैंने b की वैल्यू डाली, माइनस 2r r स्क्वायर a cos of theta डिवाइडेड बाय योर सेम टर्म, नीचे हमने कोई चेंज नहीं किया, minus q. I can pull out r by a from the top.
So I am left with what? यहाँ से r by a मैं लेता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे? फर्स्ट टर्म नहीं, ध्यान से करो। अगर ये अंदर जाता है तो आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बनता है, बाई ए स्क्वायर बच जाएगा। तो आर बाई ए स्क्वायर बनता है ना ये, तो आर स्क्वायर तो पहले ही है, ए स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे ए स्क्वायर बस। यहाँ पे आर स्क्वायर पार 4 पहले से ही है, ए स्क्वायर पहले से ही, तो ए स्क्वायर तो बाहर पुल आउट किया तो ए आ गया है, आर 4 में से आर स्क्वायर बाहर पुल आउट किया तो आर आ गया, तो यहाँ पे आर स्क्वायर -2, यहाँ पे आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मैंने पुल आउट किया, तो आर स्क्वायर तो पहले से था, एक मुझे ए मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मेरा ए बाहर आए, तो ऊपर एक ए मल्टीप्लाई मींस आर ए कॉस ऑफ थीटा। ये किसके बराबर आ गया? डिनोमिनेटर नीचे वाले। It means if we put b equal to r square by a, means at this distance you have to put q dash which is equal to minus q r by a. यानी अब जो इमेज चार्ज है वो है तो पोलैरिटी में अपोजिट, लेकिन नॉट इक्वल टू q, है ना डिफरेंस? हाँ बोलो सर, एक बार आप स्क्रीन दोबारा शेयर कर सकते हो? एक सेकंड सर नहीं, आ गई सर, आ गई। तो नाउ दिस इज नॉट q बट r by a, r छोटा नंबर है और a बड़ा नंबर है, तो इट इज लेस देन दैट वैल्यू, यानी q डैश की वैल्यू पोलैरिटी में अपोजिट है बट लेस देन q है। पिछले केस में वो इक्वल था। कैन यू इमेजिन व्हाई दिस इज कमिंग? मतलब इक्वल टू क्यों नहीं आ रहा है, मतलब ये क्यों ऐसा आ रहा है? सरफेस के डिजाइन में कोई चेंज है उससे कुछ? सरफेस पे से प्लेन था पहले, now the surface has become curved and their end has met each other, तो कुछ फोकस जैसा कोई कंडीशन बना है। फोकस कंडीशन में थोड़ा सा ये होता है कि आप एक इंफिनिटी वाली लाइट और एक फोकस वाली लाइट, दोनों की इंटेंसिटी में वेरिएशन आता है एट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो सेंटर ऐसा समझ लेना है कि हम कम चार्ज भी है लेकिन फोकस्ड है, और जो दूर वाला चार्ज है वो कुछ ऐसा कर रहा है कि इनफाइनाइट पे वो दिखा रहा है। तो यू कैन इमेजिन फ्रॉम दैट, हो सकता है एग्जैक्टली इमेजिन नहीं कर पाओगे, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज लाइट व्हिच इज स्प्रेडिंग आउट एंड वन लाइट व्हिच इज वेरी कन्फाइंड, और उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो इसी रेंज में है, तो उसकी लाइट और जो स्प्रेड हो रहा है लाइट, दोनों की इंटेंसिटी में, यानी लाइट के पावर में डिफरेंस हो सकता है बट दे कैन प्रोड्यूस सिमिलर इंटेंसिटी एट सर्टेन पॉइंट, अगर कोई फोकस सिस्टम है और अगर कोई नॉन फोकस सिस्टम है। So that is where now the charge which is less, but still it is capable of producing similar potential at a distance r from the center of the sphere. Clear? अब हमारे पास b की वैल्यू और q डैश की वैल्यू आ गई है। अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं जिसमें हम vp निकालेंगे, और जब vp निकालेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो फिर इंड्यूस चार्ज निकालेंगे, इंड्यूस चार्ज निकालेंगे तो फिर फोर्स निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे फिर हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। ये सारा काम आप फ्राइडे करेंगे, ठीक है सर? ओके सर। है ना? लगा होगा कि अभी कर लेंगे बट रिविजन थोड़ा सा उससे ट्रिकी है, तो इसलिए हम इसको फ्राइडे करेंगे। तो हमने एटलीस्ट इमेज चार्ज निकाल लिया और वो निकाल लिया बी, तो नाउ यू कैन इफ यू वांट टू प्रोसीड यू कैन प्रोसीड, मैं मना नहीं करूंगा, बट फ्राइडे को हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे एंड विल फाइंड ऑल द पैरामीटर्स, जिसमें इंड्यूस्ड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ऑल दिस थिंग्स वी विल फाइंड। तो हम आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ये मैं सोच रहा था आज खत्म हो जाता लेकिन नहीं हुआ, चलो कोई नहीं। वर्क डन वाला पार्ट भी मेरे ख्याल से स्फीयर वगैरह के लिए आपने कर रखा होगा, शेल, स्फीयर,
कितना वर्क डन होता है, कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है व्हेन यू मेक अरेंजमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ सिस्टम। ये सब तो आपने सारे केसेस नहीं करे हमने, हाँ सारे केसेस नहीं करे हैं, एक आधा किया होगा। नहीं, आपके जो सिलेबस में वो स्फेरिकल सिस्टम है सिर्फ, नॉट फॉर, यू कैन गो फॉर क्यूबिकल सिस्टम आल्सो, मींस क्यूब में आपके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे चार्जेस हैं, तो कितना टोटल अरेंजमेंट में आपका वर्क डन कितना लगेगा। और हमें हमें जो सिलेबस में है वो स्फेरिकल सिस्टम के लिए सिर्फ है। एंड देन वी विल गो फॉर कैपेसिटर। तो ये यूनिट मेरे ख्याल से अगले वीक में या एक आधा क्लास और लग जाए, खत्म हो जाएगा। देन वी कैन गो फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कोशिश ये रहेगा कि इस मंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट खत्म हो जाए, नेक्स्ट मंथ में मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका फ्लक्स है वो वाला पार्ट खत्म हो जाए, और जुलाई का जो हाफ बचेगा, यानी जुलाई 20 तक आपकी क्लासेस हैं, तो जुलाई 20 में मतलब पूरे जुलाई में वी विल डू द नेटवर्क थ्योरम। ओके सर। ओके सर। Let me just so that it is saved.